बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 12 लेक्चर होगा फिज़िक्स का। और लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशंस के मुताबिक पढ़ा रहे थे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लास्ट टाइम समझाई गई थी। आज उसी के तसलसल से आगे चलते हैं और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आज समझाने की कोशिश की जाएगी। और पहले बताया था कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड यूनिट में इससे न्यूमेरिकल रिलेट होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के बाद हमने सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में समझाई जाएगी। और इन तीनों लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन में 60% जो पोर्शन है वो इन तीनों में कॉमन आएगा। 60% से मुराद क्या होगी कि अगर इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पेपर में पूछी जाती है या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पूछी जाती है या थर्ड इक्वेशन में पूछी जाती है तो उसमें थ्योरी जो उनसे लिखेंगे पेज नंबर 44 की लास्ट 2 लाइन्स रिपीट करूंगा और उसके बाद 45 की जो पहली 2 लाइनें हैं जो यहाँ भी मैंने लिखी है, इसी तरह मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिखी थी। और ये जो ग्राफ है सेम एज इट जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनाया गया था सेम एज इट हम सेकंड इक्वेशन में बनाएंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी ये 60% पोर्शन ऐसे एज इट इज़ लिखा जाएगा। हमारे पास क्या था, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ जैसे मैंने बताया मोटर वे पे अगर मूव कर रहे हैं 30 की स्पीड से है तो आहिस्ता आहिस्ता का एक्सलेट करते हैं। यूनिफॉर्म रोड पे मूव, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सलेशन के साथ मूव कर रहे हैं तो हम लिखेंगे कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी। शुरू में वेलोसिटी इसकी वी थी। मूव इन अ स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन आफ्टर सर्टेन टाइम टी इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम वी। अब जारी बात है जब हम फासला जबकि हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है, हमने कुछ टाइम भी गुजारा है तो इस दौरान हम कुछ ना कुछ फासला भी डिस्टेंस भी क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे। अब यही चीज़ जो हमने ग्राफ के मुताबिक बयान की सेम एज इट। ये मैंने ग्राफ फर्स्ट क्वेश्चन में बनाया था और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में भी बनाया जा रहा है। इसमें अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है हमारे पास, वाई एक्सिस पे स्पीड ली गई है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है, टाइम आ जाता है। किसी वक्त भी पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी है, किसी भी बॉडी की गाड़ी है, कोई भी हमारे पास बॉडी मूव कर रही है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है एट पॉइंट ए। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है पॉइंट बी पे पहुंचता है, पॉइंट बी पर उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी बन जाएगी वी एफ। अब ग्राफ के जरिए अगर बयान किया जाए तो मेरे पास डी से सी तक ये इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है, डी से बी तक हमारे पास क्या कहलाती है, फाइनल वेलोसिटी कहलाती है। बेहतर होता है कि जो भी हमारे पास लेबल किया जाता है ना बुक के अंदर, जो भी यहाँ पे ओ लिखा है ए लिखा है वही हम है ना अपनी कॉपी पर करें, नोटबुक पे करें, पेपर में करें। जो भी यहाँ पे लेबलिंग की जाती है बुक के ऊपर, चाहे मैथ्स के अंदर थ्योरम्स है उसमें जो लेबल किया जा रहा है, फिजिक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल के आंसर जो बनते हैं या जो हमारे पास ग्राफ बनते हैं, जिस तरह ए बी सी लिखी गई है ऐसे लिख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जो चेकर हमारे जो उनसे उन्होंने वही चीज़ चेक कर रहे होते हैं। बेहतर तो रहता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप जो मर्जी लिख लें नाम, यहाँ पे मैं के लिख देता हूँ, एल लिख देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन एग्जामिनर हमने देखा जब पेपर चेक कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा टिक मार रहे होते हैं, जब के एल वगैरह लिख देते हैं तो वहीं पे क्रॉस डाल देते हैं, यहाँ तो ए बी सी होना चाहिए था। तो बेहतर यही रहता है कि हमारे पास इवन सरगोदा बोर्ड में या पंजाब बोर्ड की मैं बात करूँ कि जो लेबल बुक में किया गया है वही लेबल आप अपने नोटबुक पे और पेपर के अंदर भी किए रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो सी से डी तक इनिशियल वेलोसिटी, बी से डी तक हमारे पास क्या बनती है, फाइनल वेलोसिटी बनती है। और बी से सी की बात करें, बी से सी तक ये बनता है चेंज इन वेलोसिटी। बी से सी तक चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई। और अगर फर्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा रिकॉल करें तो वहाँ पे हमने लिखा था कि वी एफ माइनस वी आई बाई टाइम टी इज इक्वल टू ए, स्लोप का जो फार्मूला था। और टी तक डिवाइड हो रहा है तो इधर जैसे मल्टीप्लाई बनता है तो ए टी किसके बराबर आता है, वी एफ माइनस वी आई। तो ये जो चेंज इन एक्सेलरेशन वेलोसिटी है वो हमारे पास एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कि वी एफ माइनस वी आई जो बी सी की वैल्यू थी इसके साथ मैं लिख दूंगा ए टी लिख दिया जाएगा। अब इस इंफॉर्मेशन कुछ इन्फॉर्मेशन भी मैंने कहा था लेक्चर नंबर 10 में बताया गया था कि स्पीड टाइम ग्राफ में हम कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में बात की थी कि स्लोप से हम क्या मालूम कर सकते थे, एक्सेलरेशन मालूम कर सकते थे। इसी तरह अगर मेरे पास इस स्पीड टाइम ग्राफ में ये जो लाइन है ओ ए बी डी पूरी की बात करूं या ए बी की लाइन के अंडर ये जो एरिया आ रहा है इसके नीचे जितना ये एरिया बन रहा है इससे हम क्या मालूम कर सकते हैं, डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। और यही प्रॉपर्टी जो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में अप्लाई करेंगे। तो इसके नीचे पहले तो हमने ये लाइनें लिखनी है 60% फर्स्ट सेकंड हो, फर्स्ट इक्वेशन हो, सेकंड इक्वेशन हो, ये तमाम लाइनें लिखी जाएंगी, साथ ग्राफ बनाया जाएगा। इसके बॉटम पर फिर हम क्या लिखेंगे, इन स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया अंडर द लाइन ओ ए बी सी डी गिव्स डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी,
कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। और इसके लिए इक्वेशन बनेगी और उस इक्वेशन को क्या बोला जाएगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे बॉटम पे लिखा जाएगा, तो बॉटम पे थोड़ी स्पेस कम होने की वजह से मैं थोड़ा क्या करता हूँ इसको साइड पे लिखूंगा, लेकिन आप लोगों ने जब इसमें कॉपी पे नोट करेंगे तो आपने किधर लिखना है, इसके बॉटम पर लिखना है, नीचे लिखना है। और वो क्या लिखा जाएगा हमारे पास है, द डिस्टेंस इन स्पीड टाइम ग्राफ की बात करें, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी जो सी बात करेंगे अंडर द लाइन ओ ए बी सी, ओ ए बी डी, एरिया अंडर द लाइन ए बी सी डी, जो ए बी लाइन है, सिंपल ए बी लाइन भी कहा जा सकता है, कंप्लीट भी बोला जा सकता है। द एरिया अंडर द लाइन हमारे पास डिस्टेंस कहलाएगा, द एरिया अंडर द लाइन ओ ए बी डी, कंप्लीट फिगर की बात कर रहा हूं, ओ ए बी डी गिव्स, क्या गिव्स देता है हमें, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी, ट्रैवल बाय द बॉडी, जो भी बॉडी मूव कर रहा है। अब और से देखा जाए इसके अंदर ये जो मेरे पास एरिया आ रहा है, इसको आप नोट करेंगे तो ये मेरे पास ए बी सी की ये जो हिस्सा है ये एक ट्राइंगल शेप बनी नजर आ रही है, और इससे नीचे वाला जो सा हमारे पास है ओ ए सी डी, अगर आप इसे गौर से देखें तो ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शेप नजर आ रही है, एक रेक्टेंगल शेप बनती है और एक क्या बनती है मेरे पास, ट्राइंगल बनती है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आपके जहन में होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला भी आपके जहन में होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगल है तो इसके एरिया का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ लिख दिया जाता है। और अगर मेरे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अगर एरिया की बात करूं तो वो किसके इक्वल होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला बात करूं 1/2 हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट का नाम दिया जाता है। यहाँ पे भी हम यही अप्लाई करेंगे कि ये मेरे पास जो ट्राइंगल बन रही है और ये मेरे पास क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो टोटल डिस्टेंस जो सा होगा हमारे पास वो क्या लिखेंगे, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल मेरे पास कौन सी है, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल का कौन सी है मेरे पास, अगर इस डायग्राम में देखें ग्राफ के अंदर जब बुक में अगर फॉलो करेंगे तो ट्राइंगल बन रही है ए बी सी, ए बी सी लिख दी जाएगी। अब गौर से देखिए हमारे पास जो रेक्टेंगल बन रहा है इसमें लेंथ किससे रिप्रेजेंट की गई है, ओ डी से, और विड्थ की बात की जाए तो ओ ए भी लिख सकता हूं मैं या डी सी भी लिख सकता हूं, इनमें से जो मर्जी लिख दिया जाए। तो लेंथ मेरे पास है इस रेक्टेंगल में ओ डी, विड्थ मेरे पास कितनी है डी सी, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा एस इज इक्वल टू ओ डी लेंथ, ब्रेथ मेरे पास कितनी आ गई, डी सी आ गई, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला क्या था, हाफ इनटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब बेस देखो तो मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ ए सी से, और हाइट की बात करूं तो उससे किससे रिप्रेजेंट किया गया हमने, बी और सी से, तो यहाँ पे नाम लिख दिए जाएंगे हाफ इंटू ए सी मल्टीप्लाई बाय बी सी। अब इनमें वैल्यूज पुट करनी है, इनकी वैल्यूज क्या क्या बनती है, ओ डी, ओ डी अगर देखा जाए इस डायग्राम में ग्राफ जो हमने बनाया था, ओ डी एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी से सी की बात करूं तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आप अलग से भी लिख सकते हैं, अगर आपने ग्राफ में पहले ही लेबल कर दिया गया है तो फिर इसे अलग से लिखने का फायदा नहीं है, क्योंकि हमने पहले इसको क्या कर चुके हैं, लेबल कर चुके हैं। तो ओ डी के बदले टाइम और डी सी के बदले इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ओ डी के बदले टाइम मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी, ये सारा एरिया के इक्वल था, डिस्टेंस आ गया, प्लस हाफ 1/2 ए सी। और बी सी की बात जब आ जाती है दोबारा फिर हम ग्राफ के हेल्प लेंगे, ए सी अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन अलोंग एक्स एक्सिस, तो ए सी बात करो या ओ डी बात करो, ये दोनों मेरे पास किसके इक्वल कहलाएंगे, टाइम के इक्वल कहलाएंगे। और बी सी की बात आती है तो बी सी हमने क्या लिखा, वी एफ माइनस वी आई लिखा था, लेकिन हमने इसे थोड़ा चेंज किया था फर्स्ट क्वेश्चन मोशन से कि वी एफ माइनस वी आई थोड़े एडिशन के बाद ये किसके इक्वल है, ए टी के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए सी के बदले टाइम और बी सी के बदले एक्सेलरेशन इनटू टाइम, मतलब ए टी की वैल्यू लिखेंगे। तो ए सी मेरे पास टाइम है और बी सी के बदले क्या लिख सकता हूँ मैं, ए टी। नाउ इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, अगर देखा जाए तो एस एज इट इज
वी आई इंटू टी बनेगा वी आई टी प्लस 1/2 हाफ टी मल्टीप्लाई बाई टी बन जाता है ए टी स्केयर। तो ये जो फॉर्म बनी है मेरे पास S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ये कहलाती है मेरे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में गौर से देखेंगे, मेरे पास डिस्टेंस आ रहा है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी आ रही है, टी क्या चीज़ आ रहा है, टाइम आ रहा है, और ए क्या चीज़ आ रही है, एक्सेलरेशन आ रहा है। चार चीज़ें इसमें आ रही हैं, वी एफ नहीं आ रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी होता है। तो ये चार चीज़ें आ रही है, कौन कौन सी चार चीज़ें आ रही हैं? डिस्टेंस आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी आ रही है, टाइम आ रहा है, और क्या चीज़ आ रही है, एक्सेलरेशन आ रहा है। इन चारों को डिफाइन करना आपने क्या किया जाएगा, सेकंड इक्वेशन मोशन डेफिनेशन का बयान करूं तो एन इक्वेशन वी गिव द रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। पहले तीन लफ्ज़ बोले जाएंगे कोमे के साथ, और आखिर में जैसे जो सा उसके साथ एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। द एन इक्वेशन वी गिव द रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। पेपर में बार बार आ जाते हैं, चाहे फर्स्ट है, चाहे सेकंड है, चाहे थर्ड है, इन तीनों में से लाजमी बोर्ड लेवल पे भी आ जाता है। और जो फाइनली जो रिजल्ट हमारे पास आया है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ये आपको अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। स्केयर ऑफ टाइम बोला जाता है हमारे पास, ये सेकंड इक्वेशन मोशन कहलाती है। तो 60% कॉमन था। बाकी क्या हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल की, स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस, एरिया अंडर द लाइन, एरिया अंडर द लाइन OABD gives distance traveled by the body। और इसके अंदर मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल भी है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी है। इन दोनों के फार्मूले आपको पहले से 8th क्लास में भी याद कराए जाते हैं। रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है उसे छोटी क्लास में भी बताया जा रहा होता है। ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। इसको हमने यहाँ पे क्या किया, इंप्लीमेंट किया और फाइनल रिजल्ट हासिल किया है S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। अगर फिर भी कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप फ़ोन करके रिस्पेक्टिव टीचर, जो भी आपके टीचर हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछा जा सकता है। होप अंडरस्टैंड।